बहुत बढ़िया। हम्म, डॉक्टर नगेंद्र जी का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसे हम पढ़ रहे थे, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। इसमें हम भारतेंदु युग पूरा पढ़ चुके हैं और द्विवेदी युग भी लगभग लगभग हमने काफ़ी सारा पढ़ लिया था। जो इसमें से जो भी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि, ठीक है, उनकी विशेषता हैं और उनके जो भी काव्य तत्व थे उनको हमने पढ़ा। पढ़ा कि हमने यार कि इन्होंने उपन्यास और नाट्य में तो उतना ज़्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है जानबूझ के, क्योंकि ये एक तो भाषा को परिमार्जित करने में लग गए थे, ठीक है ना। कविता को लेकर इन्होंने काफ़ी सारा अच्छा खासा लिखा है, ठीक है ना। लेकिन नाटक में उपन्यास में उतना बेहतरीन नहीं लिख पाए। थोड़ा बहुत निबंध वगैरह का देखा था हमने, ठीक है, अन्य गद्य विधाएँ वगैरह। और द्विवेदी युग की जो भी विशेषताएं हो सकती थी वो सारी पढ़ी पढ़ी थी हमने, और भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में मोटा मोटा अंतर भी हमने देखा था, ठीक है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक पीडीएफ ओपन हो जाइए, तब तक मैं बता देता हूँ आपको। द्विवेदी युग के कवि पढ़े हमने, ठीक है। द्विवेदी युग के जो भी काव्य हो सकते थे काव्य अलग से पढ़े हमने। काव्य के बाद फिर हमने पढ़े थे जो भी उनके उपन्यास जो उस समय लिखे गए थे। कहानियाँ, ये है बात कि कहानियों का जो संपूर्ण विकास होता है ना, पूर्ण जो परिमार्जित तरीके से विकास हुआ है सिर्फ और सिर्फ द्विवेदी युग में हुआ है, एकमात्र द्विवेदी युग में ही है तो कहानियों का विकास हुआ है। क्योंकि भारतेंदु युग में बिल्कुल भी कहानियाँ नहीं लिखी गई है, एकमात्र भी। जिसे हम कहानियाँ कहते हैं वो कहानियों की जो पैरामीटर्स होते हैं या कहानियों का जो नियम होते हैं उसमें आती ही नहीं है। भारतेंदु युग में वो कथा मात्र होती है, ठीक है ना। अतः हम उनको कहानियों के अंदर नहीं लेंगे, ठीक है ना। अब ये देखो, ये पीडीएफ हमारी ओपन हो चुकी है, जिसके अंदर हमने पढ़े थे कि यार जो निबंध है वो निबंधों की क्या क्या विशेषताएं थी। जाहिर सी बात है यार, द्विवेदी युग की जो सबसे बड़ी विशेषता है क्या है, ये बताओ आप बताओ। राष्ट्रीयता है ना, सामाजिक अंकन करना है ना, समाज में फैली हुई कुरीतियों का अंकन करना है। तो ये सारी बातें इनके ही जो निबंध है ना उनमें भी दिखाई देती है, ठीक है। निबंध वगैरह भी हमने मोटे मोटे देख लिए थे, ठीक है ना। पुरानी क्लासेस जरूर देख लेना जो भी हो। तो उसमें हमने गुलेरी जी के निबंधों की बात की थी, मारे सी मोई कठाओ कछुआ धर्म। उसके बाद हमने शुक्ल जी के निबंध पढ़े थे। तो ठीक है, ये पुरानी क्लास की बातें हो गई, आप जरूर देख लेना जिन्होंने नहीं देखी है। आज हमको आलोचना पढ़नी थी, ठीक है। आलोचना जो है, आलोचना अर्थात द्विवेदी युग में आलोचना का विकास किस प्रकार से होता है कि द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना का गंभीर और तात्विक रूप तो नहीं निखरा, किंतु महत्वपूर्ण पद्धतियां अवश्य विकसित हुई है। देखो, गंभीर रूप से न तो इस युग में उपन्यास लिखे गए हैं, एक गंभीर तरीके से न नाटक लिखे गए हैं, एक गंभीर तरीके से आलोचना लिखी गई है। देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से इस युग में सिर्फ और सिर्फ कहानियां लिखी गई है, जो वाकई में मानना पड़ेगा। क्योंकि 1915 में उसने कहा था कहानी, 1913 में कानों में कंगना हो गई, ठीक है। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो इस युग में बहुत ज़्यादा विख्यात हुई है। सामान्यतः इस युग में हिंदी आलोचना के 5 रूप लक्षित किए जा सकते हैं। शास्त्रीय आलोचना, जो कि लक्षण ग्रंथों की परंपरा में काव्यांश विवेचन, तुलनात्मक मूल्यांकन एवं निर्णय, अन्वेषण एवं अनुसंधान परक आलोचना, परिचयात्मक आलोचना एवं व्याख्यात्मक आलोचना। संस्कृत आचार्य की इस पद्धति पर लक्षण ग्रंथ प्रस्तुत करने की रीतिकाल की एक प्रमुख प्रवृत्ति थी। आलोच्य युग में भी इस परंपरा में जगन्नाथ प्रसाद भानु ने काव्य प्रभाकर तथा छंद सारावली और लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा की रचना की है, ठीक है। भानु जी ने भूमिका, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी आलोचना इसमें इंपॉर्टेंट होगी वो हम डिस्कस करेंगे। इस पूरे पेज में कोई भी पंक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। ये देखो, आप अपन पेज नंबर पढ़ रहे हैं 504 नगेंद्र वाली पुस्तक में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ कि तुलनात्मक मूल्यांकन आलोच्य युगिन समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्ति कही जा सकती है। तुलनात्मक आलोचना का आरंभ 1907 में होता है, जो कि पदम सिंह शर्मा ने किया था। सबसे पहला प्रश्न तो ये बनता है कि तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात करने वाले कौन थे? पद्म सिंह शर्मा, ठीक है ना। और पद्म सिंह शर्मा ने कब किया था? 1907 में। ये प्रश्न आया हुआ है बहुत बार। और किसको किसको तुलना लेके किया है ये याद रखना, बिहारी और फारसी का एक कवि है सादी, है ना। फारसी कवि सादी के बीच में उन्होंने तुलना की है 1908 से लेके 1900। तो उसमें क्या होता था ना, ये तुलनात्मक करके कुछ पॉइंट बनाते थे, 4 पॉइंट इधर इसके बारे में, बिहारी के बारे में, और 4 पॉइंट इधर सादी के बारे में, इस प्रकार से, है ना। सरस्वती में 1908 से लेकर 1912 तक सरस्वती में संस्कृत और हिंदी कविता के बिंब प्रतिबिंब भाव की परीक्षा करते रहे। 1910 में मिश्र बंधुओं का हिंदी नवरत्न प्रकाशित हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है ना। मैंने इससे पहले आपको एक उपन्यास ही बताया था, मिश्र बंधुओं का नेत्रोन उन्मिलन, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होना, बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं ये, इनकी तो गौण रचना भी पूछी जा सकती है ना, क्योंकि ये इतिहास के इतिहासकार है, इन्होंने इतिहास बनाया है देखा जाए ना तो हिंदी साहित्य में। ये वो लोग हैं जिनको हिंदी साहित्य पढ़ते समय सबसे पहले पढ़ना पड़ता है। जो हिंदी नवरत्न है इसमें भी तुलनात्मक आलोचना का महत्व दिया गया है।
आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना की धूम मच गई। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने देव और बिहार की विशुद्ध तुलना करते हुए एक दूसरे को बड़ा सिद्ध करने का प्रयत्न किया। देखो मेरी बात सुनो। हाँ, देखो लाला, अब प्रश्न ये बनता है कि तुलनात्मक आलोचना का सूत्रपात किसने किया है, तब तो हम नाम लेंगे पदम सिंह शर्मा जी का। लेकिन कोई पूछे कि देव और बिहारी में से कौन बड़ा है, इस आंदोलन को या इस तुलनात्मक आलोचना को जन्म किसने दिया, ये बताओ आप मुझे। बताओ कि देव और बिहारी बड़े हैं, इस तुलनात्मक जो यह है आलोचना है, इसको जन्म दिया है अपने मिश्र बंधुओं ने, है ना। इस इस आलोचना देखा जाए ना, तो इस तुलनात्मक आलोचना को, है ना, मतलब इस विवाद को कि देव बड़े या बिहारी, इस विवाद को जन्म देने वाले ही मिश्र बंधु है। बाद में लाला भगवान दीन ने भी पुस्तक लिखी है, कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी लिखी है। ठीक है, तो ये देखो 1910 में लिखी है हिंदी नवरत्न। दूसरी बात यह कि हिंदी नवरत्न के अंदर 9 कवि नहीं है, 10 कवि है, याद रखना, है ना। त्रिपाठी बंधु के नाम से 2 कवि और लिए हैं इन्होंने, इसलिए ग्रुप 3-3 का बनाया, लेकिन त्रिपाठी बंधु के नाम से 2 है उसमें। इसमें तुलनात्मक आलोचना को महत्व दिया गया है। आगे चलकर तुलनात्मक आलोचना की धूम मच गई है। लाला भगवान दीन और कृष्ण बिहारी मिश्र ने भी देव और बिहारी की विस्तृत तुलना करते हुए एक दूसरे को बड़ा सिद्ध करने के लिए प्रयत्न किया है। अन्वेषण और अनुसंधान परक आलोचना का जो क्या लिखा हुआ है इसके नीचे दबा हुआ है, सूत्रपात जो है बनारस से है, नागर पंचाणी पत्रिका से प्रकाशन से हुआ था, है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। कि अन्वेषण और अनुसंधान परक, यानी कि एक प्रकार की नागर पंचाणी पत्रिका जो शोध पत्रिका थी, याद रखना है अपन को, और कोई इसे ज़्यादा डिटेल में याद नहीं रखना। ठीक है, अगला देखो क्या है इसमें पेज। यार पेज ही उल्टा पुल्टा कर रखा है इन्होंने। 505। एक बार बुक से निकाल ले तो मुझे पेज नंबर 505 पढ़ना है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा पीडीएफ में तो इसने भी बनाया, बहुत गड़बड़ बन रखा है ये। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये रहा। तो ये दिया हुआ है ना कि मिश्र बंधु विनोद में 1913 में भी शोधपरक दृष्टि को महत्व दिया गया है, और कवियों के व्रत संग्रह के साथ साथ उसकी प्राप्य अप्राप्य कृतियों की रचना तथा उसके काव्य के संबंध में मत भी प्रकाशित किया गया था। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। और 1913 में 3 भाग आए थे मिश्र बंधु विनोद के, ये याद होगा इसे आपको, है ना। 1913 में इसके आए थे 3 भाग। ठीक है, देखो एक सेकेंड। ठीक है, 1913 में 3 भाग आ गए थे मिश्र बंधु विनोद के, 1934 में आया चौथा भाग, ये याद रखना। उसके बाद ये है मिश्र बंधुओं के अतिरिक्त शोध पर एक आलोचना के उन नायकों में श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास रत्नाकर और सुधाकर द्विवेदी उल्लेखनीय है। इन सभी का संबंध नागर पंचाणी पत्रिका से रहा है। 1902 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि बहुभाषाविद भी है, ये एक प्रकार से आलोचक भी है, बहुत बेहतरीन कहानीकार, निबंधकार और बहुत श्रेष्ठ है हिंदी साहित्य में, है ना, इतिहासकार हैं। और भाषाविद जिसे कहते हैं, भाषाओं का ज्ञान भी है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जयपुर से समालोचक पत्र निकालते हैं ना, समालोचक याद रखना, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा 1902 में निकलता है ना, क्योंकि एक समालोचना भी होता है, बाद में निकलता है फिर, है ना, याद रखना, वो बहुत बाद में, 40-45 के बाद में। यह गंभीर आलोचना का पत्र था। अधिक दिनों तक तो समालोचक और समालोचना अलग अलग है। अधिक दिनों तक इसका प्रकाशन नहीं हो सका, किंतु इससे आलोचना का स्तर निश्चित रूप से ऊंचा हुआ था। परिचयात्मक आलोचना का आरंभ भारतेंदु युग में ही हो गया था। ठीक है, आलोच्य युग में सरस्वती के माध्यम से ही इस समीक्षा में स्थिरता और गंभीरता आई तथा समीक्षा का आदर्श स्थित हुआ। परिचयात्मक आलोच्य ये बिल्कुल काम की नहीं है, नीचे चलते हैं अपन, और उसके बाद नीचे देखेंगे हम। देखो नीचे पंक्तियाँ दी हुई है इस पैराग्राफ सबसे नीचे, कि आचार्य शुक्ल जी ने कहा, यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसी अव्यवस्थित व्याकरण विरुद्ध और ऊटपटांग भाषा चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी नहीं रुकती, है ना। तो अर्थात द्विवेदी जी का भाषा को परिमार्जित करने में एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, इसके बाद है कि व्याख्यात्मक आलोचना किसी रूढ़ि का अनुसरण न करके आलोच्य विषय की व्यापक उपयोगिता की दृष्टि में रखकर नैतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और सौंदर्यपरक मूल्यों पर आधारित थी। ये बिल्कुल बोरिंग है, अपने किसी काम की चीज़ें नहीं है ये, है ना। बस यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे कि
इस प्रकार की आलोचना का सूत्रपात बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन ने आनंद कादम्बनी में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की आलोचना लिखकर की थी। और हम मानते भी है ना, हिंदी साहित्य की जो पहली आलोचना पुस्तक है वो लाला श्रीनिवास दास की जो पुस्तक है संयोगिता स्वयंवर की जो आलोचना है उसको लिखकर किया गया था, क्योंकि उस जो वो आलोचना है वो किसमें छपी थी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की पत्रिका आनंद कादम्बनी में, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट वो थे जिनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। उसके अंदर नील देवी परीक्षा गुरु संयोगिता स्वयंवर की गंभीर आलोचना करके इस पद्धति को पुष्ट किया गया। बाल मुकुंद गुप्त ने भी हिंदी बंगवासी पत्रिका में अश्रुमती नामक बांग्ला नाटक का हिंदी अनुवाद की आलोचना इस परंपरा को आगे बढ़ाया ना। आलोचना की शैली का विशद वैज्ञानिक स्वरूप आगे चलकर किसने चलाया फिर, विशद वैज्ञानिक स्वरूप जाहिर सी बात है एक आदमी है, शुक्ल जी, ठीक है ना। वैसे शुक्ल जी के जितने भी निबंध है, शुक्ल जी के जितने भी निबंध है, आलोचनाएं रचनाएं हैं, स्वतंत्र पुस्तकें हैं, ये आप कंठस्थ याद चाहे करो चाहे लिख के याद करो, हो जाएगी, कोई इतनी बड़ी नहीं है, मुश्किल से 1 पेज भरेगा या 2 पेज भर जाएंगे। तो ये यूजीसी नेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना गिनती, क्योंकि पता है वहाँ पे हमसे निबंध के भी प्रश्न पूछे जाएंगे और आलोचना के भी तो पूछे जाएंगे, इसे या तो मिलान करने के लिए या फिर क्रम से लगाने के लिए सीधा सीधा पूछा जाएगा। नेट वाले एग्जाम में हो गया, किसी भी एग्जाम में, नेट वाले एग्जाम में तो ये निबंध वाले और ये 100% आते हैं, ठीक है ना, आलोचना वाले। ठीक है, ये पेज खत्म करते हैं। रख कर यहाँ से पढ़ते हैं हम कि रख कर उसकी श्रेष्ठता या हीनता घोषित करती है। यहाँ पे आ गए अपन लैपटॉप में, जिस तुलनात्मक आलोचना के आलोच्य युग में सबसे अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त की थी उसका मूल आधार शास्त्रीय दृष्टि से गुण दोष विवेचन ही था। बिल्कुल काम की नहीं है सब चीज़ें अपने, है ना। अब देखो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हमने शुरू की थी बीच में कि बिहारी और शादी की आलोचना जो है पदम सिंह शर्मा ने शुरू की थी, ठीक है, 1907 में, ये हमने पढ़ा था। लेकिन हमने पढ़ा था कि बिहारी बड़े या देव बड़े, है ना, इस विवाद को जो है किसने शुरू किया था, बिहारी बड़े या देव, इसको शुरू किया था मिश्र बंधु विनोद ने, ठीक है ना। मिश्र बंधु विनोद ने देव बड़े बिहारी को शुरू किया था। बड़ी बात यह है कि फिर मिश्र बंधु विनोद ने किसको बड़ा माना, देव को या बिहारी को। बिल्कुल मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधुओं ने देव कवि है ना उसको बड़ा माना है, बल्कि बिहारी को तो कवि भी नहीं माना उन्होंने, कि बिहारी तो कवि ही नहीं है क्या, उसको तो फर्जी आदमी है वो, तो एकदम देव को बड़ा माना है। पहले ये महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको याद रखना ही है कैसे भी करके, क्योंकि ये 1000% है, पूछा जाता है। हो गया। अब दूसरी बात हमारे सामने ये आती है कि यार जब देव बड़े बिहारी पुस्तक लिखी है, ठीक है, देव बड़े या बिहारी, और एक पुस्तक लिखी है अपने बिहारी बड़े या देव, बिहारी और देव, है ना, सॉरी, बिहारी और देव पुस्तक लिखी है, और देव और बिहारी पुस्तक लिखी है, ठीक है ना। अभी कैसे पता चलेगा यार कि भाई कौन सी पुस्तक किसकी है और कौन सी पुस्तक लाला भगवान दीन की है। देखो देव और बिहारी में बिहारी आ रहा है बाद में, अतः ये पुस्तक हो जाएगी कृष्ण बिहारी मिश्र की। फिर कृष्ण बिहारी में भी तो कृष्ण बाद में आ रहा है ना, हाँ? देव और बिहारी जो पुस्तक हो जाएगी वो हो जाएगी कृष्ण बिहारी मिश्र की, ये याद रखना, कृष्ण बिहारी मिश्र, ठीक है। एक और डाउट क्लियर करूंगा मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है वो भी, कि देव और बिहारी जो पुस्तक है उसमें बिहारी बाद में आ रहा है, ये याद रख लेना, ट्रिक मान लो इसको एक प्रकार से, कि देव और बिहारी जो पुस्तक है वो कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिखी है, और बिहारी और जो देव पुस्तक है ये लिखी है लाला भगवान दीन ने, लाला भगवान दीन ने, ठीक है। ये खत्म हो गया बात, ये याद रखनी है, इसका कोई इंतजाम नहीं है, ठीक है ना, ये कैसे भी याद करो। दूसरी बात यह है कि कृष्ण बिहारी मिश्र का नाम स्वयं बिहारी पे आता है, लेकिन इन्होंने देव को बड़ा कवि माना है, ठीक है ना, क्योंकि जो पहले आ रहा है देव और बिहारी, तो देव को बड़ा कवि माना है, बिहारी और देव तो लाला भगवान दीन ने बिहारी को बड़ा कवि माना है, खत्म बात, ठीक है ना। क्योंकि पता होना चाहिए ना क्या इस विवाद पे, इस तुलना पे रचनाएं लिखी गई है तो किसने किसको बड़ा माना है, ठीक है। चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है, मुझे बताओ यहाँ कृष्ण बिहारी मिश्र आ रहा है, ऑप्शन में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है, या मिश्र बंधुओं में कौन कौन शामिल है। अब वो पता होना चाहिए ना कि मिश्र बंधु 3 भाइयों का नाम है ना, जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद लिखी है, हिंदी नवरत्न लिखा है, नेत्रोन मिलन उपन्यास लिखा है, तो मिश्र बंधु जो है 3 भाई थे, तो कृष्ण बिहारी मिश्र उनमें से बिल्कुल भी नहीं थे, ठीक है। सुखदेव, श्याम और गणेश, सुख श्याम गणेश, ठीक है ना, ये लो तीनों में श आ रहा है, श, सुखदेव बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, सुख, श्याम और गणेश, ठीक है ना। कृष्ण बिहारी मिश्र ऑप्शन में जरूर रहेगा, तो आप कृष्ण बिहारी मिश्र मत लगा देना गलती से भी, मतलब कृष्ण बिहारी मिश्र ही चूज करना जब पूछेगा ना निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र बंधु भाई का नहीं है ना, मिश्र बंधु मिश्र नहीं है, तो कृष्ण बिहारी मिश्र ऑप्शन में रहेगा और वही चूज करना।
आप ये मत सोच लेना कि भाई यार ये तो होना ही चाहिए, कितना बेहतरीन नाम लग रहा है, नहीं। सुखदेव बिहारी मिश्र है, श्याम बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र, तीन भाई हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं। अब देखो क्या होता है ना कि गद्य साहित्य में जो अन्य विधाएं लिखी गई है, उसके साथ साथ ही कुछ अन्य और विधाएं भी है, जैसे कि निबंध आलोचना के अलावा जैसे जीवनी साहित्य भी लिखा गया है, ठीक है, आत्मकथा वगैरह पढ़ते हैं। तो जीवनी साहित्य में यार अच्छा, ऊपर और भी कुछ रह गया क्या थोड़ा बहुत? हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड रुको यार, आलोचना में ऊपर थोड़ी वो एक दो चीजें रह गई, मैं बता देता हूँ। तो कृष्ण बिहारी मिश्र का महत्व प्राचीन शास्त्रीय समीक्षा के सच्चे रूप में प्रतिष्ठित करने का कारण है। लाला भगवान दिन का महत्व बिहारियों की बारीकियों को लक्षित करने में है। इन सभी समीक्षकों ने आलोच्य कृतियों का गंभीर अध्ययन किया था, इसलिए इनके कथनों में तत्व और प्रभाव उत्पादन की क्षमता है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि चाहे द्विवेदी जी कठोर नैतिकता दृष्टि हो, चाहे पदम शर्मा जी की उल्लासित दृष्टि हो, चाहे मिश्र बंधुओं की लचीली और अस्थिर सौंदर्य दृष्टि हो, ठीक है ना। प्राचीन रस दृष्टि से किसी का कोई विरोधी नहीं था। अपनी सीमाओं के बावजूद सभी आलोचक रसात्मक कविता को ही महत्व देते थे। ये देखो यहाँ पे कुछ पुस्तकें दी गई है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की हो जाएगी समालोचना आदर्श, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, उसके बाद तो आचार्य शुक्ल जी ने भी तो किसके किसके जो वो क्या बोलते हैं, कौन था वो अंग्रेजी लेखक जिसके अनुवाद किया था निबंधों का? वो था अपना एडिसन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आचार्य शुक्ल जी ने एडिसन और ऐसे ऑन इमेजिनेशन यानी कि कल्पना का आनंद नाम से अनुवाद किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई दोहरा ही नहीं आया हुआ प्रश्न नहीं है कि कल्पना का आनंद जो है किसकी पुस्तक है, आचार्य शुक्ल जी की अनुवादित पुस्तक है ये, ठीक है ना। उसके बाद ये है, हाँ, आगे चलकर श्याम सुंदर दास और शुक्ल जी ने हिंदी की वैज्ञानिक आलोचना का भव्य भवन निर्मित किया। भारत में समालोचना काव्य सिद्धांत निरूपण के रूप में भी प्रचलित थी। कवियों की निजी विशेषताओं को यूं तो सूक्तियों और प्रशस्तियों के माध्यम से प्रकट किया जाता था, अब टीकाओं के अंतर्गत कभी कभी सौंदर्य विधायक सूक्ष्म तत्वों का भी संकेत कर दिया जाता था। पाश्चात्य साहित्य से परिचित होने और उसका स्वास्थ्य प्रभाव ग्रहण करने का परिणाम यह हुआ कि आलोचना एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्य हो गई। बस कुछ काम का नहीं है, नीचे देखो आप, और नीचे दिया हुआ है कि निहित देश काल सापेक्ष शाश्वत तत्वों का उद्घाटन करके तथा व्यापक मानवीय मूल्यों की दृष्टि से उसका महत्व प्रतिपादित करने की नई परिपाटी का विकास आगे चलकर आचार्य शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ, ठीक है ना। मतलब पढ़ते अन्य गद्य विधा है, जिसमें देखो कुछ नीचे दी हुई है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखी हुई जो जीवनी साहित्य है ना, उनमें है कुछ तो, ठीक है ना, कि जिस प्रकार भारतेंदु युग में स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जीवनी लेखन के क्षेत्र में अपने समकालीन लेखकों का मार्गदर्शन किया था, उसी भांति आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी गद्य विधा में यथासंभव रुचि ली है। तो देखो एक तो है प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन और चरित्र चर्चा। अब इनमें से पूछा जाए एक रचना, तो सुकवि संकीर्तन 1000 बार पूछी गई है कि सुकवि संकीर्तन किसकी पुस्तक है ये। तो जाहिर सी बात है यार, कवियों के आगे सु लगाने वाले कौन थे ये तो बताओ मुझे। यानी कि कवियों को सुकवि बनाने वाले थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये याद रखना, ठीक है ना, जिन्होंने कवियों को ठोक पीट के कूट कूट के मार मार के प्रकार से बढ़िया से परिमार्जित कर दिया। इसके अतिरिक्त जिन अनेक लेखकों ने जीवनी साहित्य को समृद्ध किया था, उन सभी की रचनाओं का अनुशीलन करने पर यहाँ कहा जा सकता है कि इस काल में 5 प्रकार की जीवनी लिखी गई है। पहली जीवनी जो थी वह ये किस काम के हमें पता नहीं है, जरूरी नहीं है कि याद रखें हम इसको, कि आर्य समाज के प्रवर्तक ऋषि दयानंद तथा अन्य पुरुषों से संबंधित महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ, राष्ट्रीय महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ, ऐतिहासिक महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ और विदेश के महापुरुषों से संबंधित जीवनियाँ और महिलाओं से संबंधित जीवनियाँ। तो देखो यहाँ वैसे ये प्रश्न पूछा नहीं जाता है, क्योंकि जीवनी से मुश्किल से 1 या 2 प्रश्न आएगा। अब उसमें भी ये द्विवेदी युग और भारतेंदु युग से न पूछकर जो बाद की रचना है ना, वहाँ से पूछा जाता है 1945-50 के बाद में, जब जीवनी साहित्य जो है एक प्रकार से और ज़्यादा निखर कर बाहर आता है, ठीक है ना। तो वैसे तो यहाँ मुझे कोई इंपॉर्टेंट लग तो नहीं रही है, जैसे कि आर्य धर्मेंदु जीवन महर्षि दयानंद चरितामृत स्वामी दयानंद, ठीक है, मैं यहाँ इनको इतना महत्व नहीं दूंगा। ये वैसे भी तथ्यात्मक चीज़ें तो आप नगेंद्र वाली पुस्तक से अपने नोट से आराम से देख सकते हो, जो कि इम्पोर्टेंट लिखी हुई है ना। ये ऐसी रचना है जिनमें अगर हम टॉप 20 भी याद कर लेते हैं हमारा काम हो जाता है, ठीक है ना। जीवनी साहित्य में और यात्रा वृत्तांत में भी, आत्मकथा में भी अगर टॉप 20 रचनाएं भी हम याद कर लेते हैं, 99% चांस है उसमें से क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है, याद रखना।
चलो नीचे चलते हैं, इसमें कोई इंपॉर्टेंट होता तो मैं ज़रूर बता देता आपको। इसके बाद नीचे चलते हैं अपन थोड़ा सा, हो तो यात्रा वृत्तांत भी दिया हुआ है, तो यात्रा वृत्तांत में हो जाएगा इसमें इम्पोर्टेंट। गोपाल की है मेरी की लंका यात्रा वगैरह कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं, यात्रा वृत्तांत बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरी कैलाश यात्रा, देखो यार मेरी कैलाश यात्रा लिखी किसने है मैं बताऊं आपको, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मेरी कैलाश यात्रा, इस बार एक ही क्वेश्चन आया था यात्रा वृत्तांत से, मेरी असिस्टेंट प्रोफेसर में, और यही आया था वो कि मेरी कैलाश यात्रा जो है किसके लेखक कौन है। मेरी कैलाश यात्रा का लेखक है स्वामी सत्यदेव परिव्राजक। ठीक है, ये रहा यहाँ पे परिव्राजक, ठीक है ना, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। परिव्राजक या परिव्राजक जो भी बोलते हैं इसको, स्वामी सत्यदेव परिव्राजक जो है, परिव्राजक घूमने फिरने वाले संतों को बोलते हैं, जाहिर सी बात है संत आदमी है तो वो तो कैलाश यात्रा वगैरह में जाएंगे ही सही, है ना। उसके बाद हम देखेंगे संस्मरण इनको, है ना, कि मेरी कैलाश यात्रा में लेखक ने काठ गोदाम से तिब्बत तक की यात्रा का विवरण किया है। ठीक है, संस्मरण है कि प्राय प्रत्येक नई विधा अपने आगमन की घोषणा पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करती है, संस्मरण में दिया हुआ ही है। संस्मरण साहित्य भी इसका अपवाद नहीं है। सरस्वती इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण पत्रिका थी और संस्मरण साहित्य ने इसके माध्यम से ही अपने अस्तित्व की सूचना दी है। संस्मरण में देखते कोई इंपॉर्टेंट होता है तो सभा के सभापति छोड़ो, जगत बिहारी, भोला दत्त द्विवेदी वगैरह वगैरह, बिल्कुल नहीं। ठीक है, संस्मरण भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। संस्मरण भी ऐसा है कि टॉप 20 हम लिखवा देंगे आपको, जीवनी भी लिखवा देंगे टॉप 20, और टॉप 20 आत्मकथा, ये सारे के सारे अगर हम पढ़ लेंगे हमारा काम हो जाएगा। याद रखेगा, है ना। इसके बाद एक ज्ञान का साहित्य, ज्ञान की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, और इस पर अगर कोई इंपॉर्टेंट होता है तो देख लेते हैं। विश्व बंधु का रूस का साहित्य बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। गौरी शंकर हीरा चंद्रोदा का सिरोही राज्य का, एक्चुअली क्या है ना, शुक्ल जी यहाँ नगेंद्र जी ने इस युग में इस समय सीमा के अंदर जिस भी प्रकार की पुस्तकें लिखी गई है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो, चाहे वो ज्योतिषाचार्य से संबंधित हो, चाहे नीति शास्त्र से संबंधित हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, सभी को उन्होंने शामिल कर लिया है, ताकि ठीक है तुम तो पढ़ो, ताकि एग्जामिनर देख ले कौन सा इंपॉर्टेंट है। पर ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी एग्जाम में, डोंट वरी रहो आप। इसके बाद गदाधर सिंह, अंबिका दत्त प्रसाद, हिंदू राज्य की परिकल्पना वगैरह वगैरह नहीं आएगी, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। विशुद्ध विज्ञान में बात करें तो ये ज्योतिर्विनोद छोड़ दो, कोश विज्ञान भी छोड़ सकते हैं। हिंदी भाषा और शालिग्राम द्विवेदी का विराम चिन्ह इसी वर्ग में है। ठीक है, अब आती है अपने यहाँ पत्र पत्रिकाओं के बाद। पत्रिकाओं इंपॉर्टेंट है कैसे हैं? कि हिंदी पत्रकारिता का आरंभ हिंदी प्रदेश से बाहर कलकत्ता से हुआ था, हमने पढ़ा था, राजा राम मोहन राय ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। उद्यम मार्टन पहली साप्ताहिक रचना थी, और क्या बोलते उसके साप्ताहिक पत्रिका थी। फिर समाचार सदा दर्श जो है वो देखा जाए तो वो दैनिक हो जाएगी। ठीक है, समाचार पत्र सामाजिक चेतना के वाहक होते हैं। जिस नवीन सामाजिक चेतना ने अपूर्ण हिंदी साहित्य को नई दिशा दी है, उसका प्रावधान सर्वप्रथम बंगाल में हुआ है। फलस्वरूप 19वीं सदी के अंत तक हिंदी पत्रकारिता का केंद्र कलकत्ता ही रहा। 20वीं सदी के आरंभ में भारतीय राजनीति के बाल गंगाधर तिलक का प्रभाव बढ़ने लगा था। उन्होंने 1908 से केसरी पत्र निकाला था। किन्होंने? बाल गंगाधर जी ने 1908 में केसरी पत्र का, हिंदी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना, इन बार पूछा जाएगा ये कि हिंदी केसरी पत्रिका के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, इसके बाद राजनीति में गणेश शंकर विद्यार्थी भी तिलक के समर्थक थे। पीछे चलते अगर हम तो भारत मित्र, मारवाड़ी बंधु, नरसिंह, ये तीनों पत्र तिलक की प्रखर राजनीति के समर्थक थे। अब देखो यहाँ पे कुछ पत्रिकाएं दी हुई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभ्युदय इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि अभ्युदय पत्रिका के संपादक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। अभ्युदय, ठीक है ना, हो सकता है मिलान करने के लिए कभी कभी सीधा ही पूछ लेता है, ये हितवाणी छोड़ दो, नरसिंह छोड़ दो, ठीक है, नरसिंह को, कर्मयोगी भी छोड़ दो, मर्यादा दे, मर्यादा भी ठीक है, मर्यादा ही है 1909 में निकलती, याद रखना, क्योंकि एक बार इसको मिलान करने के लिए पूछा गया था। ठीक है ना, मिलान नहीं, सॉरी, वो क्रम से लगाने के लिए। तो मर्यादा पत्रिका 1909 में छपी थी। किसकी है मत याद रखो। प्रताप वेरी इंपॉर्टेंट है, साप्ताहिक, क्योंकि प्रताप तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान जी के में भी पढ़ते हैं हम इसको।
गणेश शंकर विद्यार्थी की ही साप्ताहिक कानपुर से निकलती थी। लेकिन राजस्थान की जो भी बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण खबरें थी, जो उस टाइम आंदोलन होते थे, उन उसको जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के प्रताप ने पूरे देश भर में, यहाँ तक कि विदेश तक भी पहुंचाया था। प्रताप 1913 से, गणेश शंकर विद्यार्थी के साप्ताहिक, मर्यादा 1909 में, और अभ्युदय जो है 1907 में है मदन मोहन मालवीय जी की। प्रभा पत्रिका 1913 में मासिक। इस अवधि में कलकत्ता में दो दैनिक समाचार पत्र भी निकलते थे, विश्वमित्र, कलकत्ता समाचार। अब बात करते हैं कि आलोच्य युग में प्रकाशित होने वाली प्रमुख साहित्यिक पत्रिकाएं कौन कौन सी आलोच्य युग में, यानी कि द्विवेदी युग में। सरस्वती 1900 में प्रकाशित होने लगी थी, मासिक थी। इलाहाबाद प्रारंभ में इसका संपादन काशी से होता था, ठीक है ना। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके लिए नियुक्त किए गए। सुदर्शन पत्रिका वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मासिक है, काशी, संपादक देवकीनंदन खत्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सुदर्शन भी। समालोचक हमने बात की ली 1902 में जयपुर से, ठीक है। गुलेरी जी, मासिक। देवनागर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, देवनागर। इन दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अंबिका प्रसाद गुप्त जो है वो जयशंकर प्रसाद जी के मामा जी है। हिंदू पत्रिका 1909 में, ठीक है, मासिक है 1909 में। मनोरंजन में से इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रभा इंपॉर्टेंट है। प्रभा 1913 में मासिक निकलती है। साहित्यिक पत्रिका है, कहाँ से निकलती नहीं इंपॉर्टेंट है। पाटलिपुत्र 1914 में निकलती, काशी प्रसाद जायसवाल की है ये। आलोच्य युग की सांस्कृतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक पत्रिकाओं के में भी राजनीतिक प्रश्नों का स्वरूप व्यक्त किए जाते हैं। सरस्वती और देवनागर ऐसी पत्रिकाएं थी जो सभी विषयों पर लिखा, क्या लिखा है, टीका प्रकाशित करती थी, है ना। द्वितीय महायुद्ध के बाद भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ा। इसका प्रभाव हिंदी पत्रकारिता पर भी बढ़ा। बहुत सी नई पत्रिकाएं प्रकाश में आई और उनके स्वर की उग्रता भी कुछ कम हुई, ठीक है ना। और पत्रिकाएं भी अहिंसक आंदोलन का समर्थन करने लगे। आलोच्य युग की साहित्यिक समृद्धि और भाषा परिष्कार में पत्र पत्रिकाओं का बहुत बड़ा योगदान है। भारतेंदु युग में तो पत्रकारिता और साहित्य दोनों प्राय एक ही स्तर पर विकसित हो रहे थे। आलोच्य युग में इस स्थिति में कुछ अंतर आया। कुछ गंभीर साहित्यिक पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी जो समाज सुधार या राजनीतिक उथल पुथल से प्रत्यक्ष संबंध नहीं रखती थी। ठीक है, इतना ही है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इस चीज़ में, बाकी एकदम ठीक है ना। तथ्य हमने महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण देख ही लिए। मूल्यांकन कर लेते हैं हम द्विवेदी युग का, इसके बाद द्विवेदी युग भी खत्म हो जाएगा। कि आलोच्य युगीन गद्य साहित्य के विवेचनात्मक सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है कि इस युग के साहित्य सृजन का प्रेरक तत्व राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण ही था। भारतेंदु युग में इस जागरण ने साहित्य धारा को नए पथ पर मोड़ दिया था। साहित्य तथा समाज के अंतराल को कम किया गया था। आलोच्य युग में यह जागरण प्रत्येक साहित्य विधा का अंतर्वर्ती बन गया। निबंध हो या आलोचना, कहानी हो या उपन्यास, उसके कलात्मक परिधान को हटा लेने पर भीतर राष्ट्रीय सांस्कृतिक जागरण की चेतना अवश्य लक्षित होती है। इस जागरण ने साहित्य के मूल्यों में परिवर्तन किया। शास्त्रीय रूढ़ियाँ टूटी। साहित्य का उद्देश्य व्यापक जन समुदाय को प्रभावित करना, उसे आदर्श जीवन की ओर मोड़ना माना गया। मुद्रण व्यवस्था ने इस उद्देश्य की पूर्ति में योग दिया। साहित्य कुछ रसिकों की वस्तु न रहकर समस्त शिक्षित जनता का वस्तु बन गई है। नई जीवन दृष्टि ने नई भाषा को माध्यम बनाया। खड़ी बोली पूर्णतः प्रतिष्ठित हो गई। किस काल में? द्विवेदी युग में, है ना। उसे पंडिताओपन और ठेठ गवारूपन से मुक्त करके मांझा गया, संवारा गया। वस्तुतः हिंदी प्रदेश की जनता अपना सारे जीवन को नए ढंग से व्यवस्थित कर रही थी, अपने को नए युग में अनुकूल बना रही थी। इसलिए भाषा को ही युग की नई चेतना की अभिव्यक्ति के लिए सक्षम बनाने की चेष्टा की गई है। लेखकों का ध्यान हिंदी के प्रचार प्रसार और परिमार्जन के साथ ही उसके अभाव की ओर भी गया, और सीमित साधनों को संगठित करके उन्होंने योजनाबद्ध रूप में साहित्य के अभाव की पूर्ति की है। नागरिक प्रचारणी सभा और हिंदी साहित्य सम्मेलन इसी भावना के प्रतीक है। हिंदी साहित्य के विकास में इनका योगदान अविस्मरणीय रहेगा। साहित्य के दुर्लभ ग्रंथों की खोज भी इसी युग में हुई है। हिंदी साहित्य इतिहास का निर्माण हुआ है। प्राचीन ग्रंथों का प्रकाशन भी हुआ है। ज्ञान विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनका प्रकाशन हुआ है। साहित्य निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है द्विवेदी युग में। अभी तक हिंदी को विश्वविद्यालय में स्थान नहीं मिला था, इसलिए उसे ज्ञान के साहित्य का माध्यम बनाने की दिशा में जो कुछ किया गया है वो इन संस्थाओं और सरस्वती जैसी पत्रिकाओं द्वारा किया गया है। साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा समाज सुधार, चरित्र निर्माण या व्यापक राष्ट्रहित होने के कारण इस काल की साहित्य कृतियों में कलात्मक निखार तो नहीं आया, किंतु सभी प्रकार की गद्य विधाओं की विकास परंपरा का
आरंभ अवश्य हो। देखो कितनी बढ़िया बात कही है ना कि भाई कलात्मक विकास उतना ज़्यादा जो होता है ना कि दिल को छूने वाला तो नहीं लिखा गया है, पर ठीक है। जो भी गद्य विधाएँ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, आगे जाकर तुम अपने हिसाब से लिख लेना कर। और साहित्य का स्वर क्रमशः गंभीर और उसमें दायित्व बोध जागा। साहित्य को शिष्ट समाज में प्रवेश पाने के योग्य समझा जाने लगा और सब मिलाकर हिंदी को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है द्विवेदी युग में। बहुत महत्वपूर्ण था। तो देखो ये पंक्तियाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने बताई थी श्रीधर पाठक को आपको, पढ़ऊ लिखऊ वाली जो पंक्तियाँ ना, पढ़ऊ लिखऊ सब लोग वाली, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है। और एक ही पंक्तियाँ की, वंदनीय वो देश जहाँ के देशी निज अभिमानी हो। ठीक है। बांधवता में बंधे परस्पर, परता के अज्ञानी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1000 लिख के 1% लगा लो। मैं आपको दिखा दूंगा, ये प्रश्न है ना बिल्कुल किसी नेक्स्ट एग्जाम में कि वंदनीय श्रीधर पाठक की पंक्तियाँ ही है, संदर्भ ग्रंथ में दिखी हुई है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और ये देखो भारत भारती ये पंक्तियाँ, ये तो 1000 बार पूछी गई है। केवल मनोरंजन न कभी कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरितमानस सब कहीं सम्मान्य है, सत काव्य युत उसमें परम आदर्श का प्राधान्य है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियाँ हैं ये, केवल मनोरंजन वाली और वंदनीय वह देश जहाँ के। ये 1000% इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले मैंने जितने भी 1000%, 5000% इम्पोर्टेंट लगाई है वो आप पढ़े लेना। अगला एग्जाम जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा बेकायदा। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा हुआ है उसको। ठीक है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे छायावाद युग। ठीक है। बहुत ही शानदार युग है छायावाद। अध्याय 16। नगेंद्र जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से लिखा है इसको। ठीक है। यानी कि नगेंद्र जी का कहा जाता है, नगेंद्र जी ने स्वयं नहीं लिखा है। नगेंद्र जी के अंदर जो भी है, जो भी संपादक मंडल थे या जो भी एडिटर वगैरह थे, जो भी इनकी टीम थी, उस टीम ने लिखा है इस पूरे साहित्य को। तभी तो इस वाले पुस्तक से कभी ये नहीं पूछा जाता कि कोई भी पंक्ति देखे कि ये पंक्तियाँ किसकी लिखी हुई है। नगेंद्र ऑप्शन में कभी नहीं आता, बशर्ते जब तक कि उन पंक्तियों को अलग से कोट करके नहीं लिखा जाता। जब तक वो पंक्तियाँ अलग से डबल इन्वर्टेड कोमा में अगर लिखी हुई नहीं है किसी के नाम के साथ, तब तक इस पुस्तक से कभी नहीं पूछा जाता है कि ये पंक्तियाँ किसकी है। हाँ, ये जरूर पूछा जाता है कि जैसे किसी बड़े कवि की विशेषता दे रखी है, तो उस बड़े कवि की विशेषता यहाँ से उठा के जरूर दी जाती है। तो इस कवि के बारे में ये दिया हुआ है, तो ये किस कवि की विशेषता है, फिर जरूर पूछा जाता है। ये नगेंद्र से और शुक्ल जी से ही पूछा जाता है सबसे ज़्यादा बार। ये हो गया हमारा द्विवेदी युग कंप्लीट। छायावाद हम शुरू करेंगे। ठीक है। तो ठीक है, अगली क्लास में शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखो क्या होता है ना, 1900 से लेके 1918 तक ही माना है मोटा मोटा इन्होंने, है ना। नगेंद्र वाली जो पुस्तक द्विवेदी युग है ना, क्योंकि द्विवेदी 1918 को, जबकि 1920 तक रहे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है संपादक, तो पर ऐसा नहीं है। 1918 को जैसी पुस्तकें छपना स्टार्ट हो गई थी, जिनसे हम मान सकते हैं कि यहाँ छायावाद का प्रारंभ हो गया, जैसे झरना हो गया और जैसी पुस्तकें थी, ये डिटेल से बात करेंगे। ठीक है ना, सीमांकन वगैरह पे। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। और टाइम रहा तो मैं मैसेज डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे कि हम शुक्ल जी वाली क्लास क्लास जो है कब करेंगे। और अभी कोशिश करते हैं रेगुलर क्लासेस रहेगी अभी तो। बाकी तो मुझे जाना पड़ेगा जयपुर, क्योंकि कभी भी कॉल या मैसेज आ सकता है। तो ये निश्चित है कि जयपुर जाऊँगा तो वहाँ पे भी अपन क्लास स्टार्ट रखेंगे पक्का। ठीक है, डेली रखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। हो सकता है 2 दिन मिस हो जाए। तो अभी मैं रात को कोशिश करूँगा कि एक बार शुक्ल जी की एक क्लास ले लें। कल संडे है तो कल कोशिश करूँगा कि सुबह तो कम से कम एक क्लास ले लें शुक्ल जी वाली तो, एटलीस्ट, जिसमें हम रीतिकाल पढ़ रहे थे। और शाम को तो शायद मुश्किल ही हो पाए क्लास, क्योंकि संडे भी है। मुझे थोड़ी बहुत काम भी है कल थोड़ा सा, है ना, क्योंकि निकलना है तो थोड़ा वो शॉपिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखनी है। ठीक है। तो रिकॉर्डिंग मैं बंद कर देता हूँ। टेलीग्राम पे जो भी है आप मुझे बता दो एक बार, है ना। टेलीग्राम